अब आज हमारा टॉपिक था है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट। ये एविडेंस एक्ट है क्या और इसको पीछे बनाने का कारण क्या है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो ये एविडेंस एक्ट 1872 बनाने से पहले 3 तरह के कोर्ट न्यायालय में काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स के समय। एक थे वैसे अपना बंगाल कोर्ट ऑफ बंगाल, सेंट फॉर जोस विलियम्स, मैड्रास एंड उड़ीसा। यहाँ जितने भी जजेस थे वो सारे जजेस अंग्रेज थे, तो उसमें वो इंग्लिश लॉ को फॉलो कर रहे थे। जहाँ मुगल्स थे तो वहाँ मुगल्स लोग थे, तो वो शरीयत के हिसाब से जजमेंट दे रहे थे। और जहाँ हिंदू बहुल राजा थे तो वहां पर बहुत से अपने जागीरदार जमींदारों को न्यायाधीश बना दिया था, तो वो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ जजमेंट दे रहे थे। और हिंदू लॉ में भी मनु स्मृति के आधार पर ज्यादा जजमेंट दे रहे थे। तो इसमें एक हौच पौच स्थिति पैदा हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जिसके जो कोर्ट जिसका है वो उस हिसाब से डिसीजन दे रहा है। यह मैं आपको कोडिफिकेशन ऑफ लॉ में पहले बता चुका हूं। तो बाद में ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिसर्स को समझ में आया कि ये तो बहुत बुरी स्थिति है, इससे तो बहुत हालत खराब हो रही है। अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सजा दे रहे हैं, अपने अपने हिसाब से एविडेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसी कारण ये एविडेंस एक्ट बनाया गया, इसको कोडिफिकेशन किया गया। पर इसका मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी का जिसने ये बनाया, इसका ऑब्जेक्ट क्या था? वो ऑब्जेक्ट दो ही थे। एक तो ये कि एविडेंस एक्ट कोई पार्शियल एक्ट नहीं है, दूसरा ये कंप्लीट कोडिफाई एक्ट है, अपने आप में इंडिपेंडेंट एक्ट है। जैसे अपने सीआरपीसी है, सीपीसी है, आईपीसी है, उसी तरह का ये कंप्लीट एक्ट है। तो अब इसको बनाने के लिए कैसे शुरुआत हुई? तो इसको जो बनाया गया है, इसका इंग्लिश एविडेंस एक्ट ही है ये। लेकिन इसमें क्या चतुराई की ब्रिटिशर्स ने कि उस समय क्या परिस्थितियां भारत में थी, क्या परिस्थितियां थी, उनको ध्यान में रखा। फिर उन्होंने जो इंग्लिश एविडेंस एक्ट था उसको एक व्यवस्थित किया, उनको एक क्रम में किया और उसमें थोड़ा बहुत अमूलचूल परिवर्तन किया। 3 चीजें थी। एक तो ये इंग्लिश लॉ है, लेकिन इंग्लिश लॉ को इंडिया में लागू करना था तो उन्होंने थोड़ा सा बहुत इसमें परिवर्तन किया। परिवर्तन किस आधार पर किया कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है ना, एक तो यही था। दूसरा, व्यक्ति की अभिव्यक्ति, वो भी बहुत जरूरी थी। विचारों की अभिव्यक्ति कोर्ट की कि कोर्ट चाहता क्या है। इसलिए जो लॉ की जो सेक्शन है, धारा है, उनको एक शेड्यूल में, क्रम में व्यवस्थित किया और थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। दूसरे शब्दों में हम और कह सकते हैं कि इंग्लिश लॉ की परंपराओं पर इंडियन एविडेंस एक्ट को तैयार किया गया। अब सवाल यह था कि एविडेंस शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कहां से आया। इंग्लिश वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। जो एविडेंस और एविडेयर्स, जिसका अर्थ है एविडेंस और एविडेयर, जो उसको बाद में हम लोग इंग्लिश में एविडेंस बोलने लगे। एविडेयर और एविडेंस, इसका मायना क्या है लैटिन भाषा में?
तीन स्थितियां हैं कि किसी भी स्थिति को, किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, एक मर्डर होता है। मर्डर कहाँ होता है, किन परिस्थितियों में होता है, तो वो क्या परिस्थिति जिसके कारण मर्डर किया गया। नंबर 2, जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है उससे साफ शेख पता चलना चाहिए, साफ ये पता चलना चाहिए कि स्थिति क्या है, ये वास्तव में किया है या किसी और ने किया है। तीसरा, इस एविडेंस एक्ट के माध्यम से जो ऑन रिकॉर्ड है, कोर्ट को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि साफ साफ, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर फाइंडिंग्स देनी होती है, ये फाइंडिंग्स होती हैं, वो इस एविडेंस एक्ट का मतलब है। अब क्या हुआ, मैंने पहले बताया, इंडियन एविडेंस एक्ट को लागू होने से पहले क्या स्थिति थी। सदर कजियात न्यायालय, इंग्लिश कोर्ट बंगाल मद्रास उड़ीसा, और हिंदू को बिठा दिया था, तो वहां हिंदू कोर्ट, ये दोनों आ गई। तो अब हमारे सामने प्रश्न ये था कि इनमें जो परेशानियां थी उनको दूर करना, इसलिए एविडेंस एक्ट बना। और एविडेंस एक्ट को बनाने का मूल उद्देश्य जो था वो यही था कि वो क्या परिस्थिति थी, वो न्यायालय के समक्ष की स्थिति हुई जिसमें अपराध हुआ, एकदम साफ साफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अस्पष्ट है। और आगे भी मैं आऊंगा, इसलिए ये एविडेंस शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट, अब ये क्यों बनाया गया था, ये बंगाल कोर्ट, मद्रास कोर्ट, उड़ीसा कोर्ट, सदर काजी कोर्ट जो मैंने उसमें बताया है, और जागीरदार जमींदारों के न्यायालय, इनमें कि जो लचीलापन था, मनमानापन था कि हम इस एविडेंस को मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं, है ना, तो उसको दूर करने के लिए ये बनाया गया। ये 1855 में इसका कोडिफिकेशन किया गया इंग्लिश लॉ का। लेकिन इसको उसके रूल्स बना दिए गए एविडेंस एक्ट के, इंग्लिश एविडेंस एक्ट के, परंतु उसको कोई न्यायालय मानने को तैयार नहीं था। इसके बावजूद भी मनमानी जारी रही। फिर 1886 में सर मेन और सर हेनरी समनर, सर ने 1886 में, क्योंकि 1885 में जो रूल्स थे उसको कोई मानने को तैयार नहीं था, उसके बाद भी मनमानी जारी थी, या हम कह सकते हैं कि वो समझ में नहीं आ रहे थे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि समझते हुए भी अनदेखी की जा रही थी, ये क्या है, ये क्या है। इसलिए 1855 में इसका कोडिफिकेशन किया गया, और ये कोडिफिकेशन मुफस्सिल कोर्टों पर कोई प्रभाव नहीं डाला गया 1955 में। इसके बाद 1886 में सर मेन और सर हेनरी समनर ने एविडेंस एक्ट का एक ड्राफ्ट तैयार किया, पर क्या इसका हश्र हुआ, ये धूल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, धूल खा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। जैसे लॉर्ड मेकाले का कोडिफिकेशन ऑफ लॉ 10 साल तक धूल खाता रहा, उसके बाद लागू हुआ, इसको किसी ने नहीं पूछा। इसके बाद ड्राफ्ट माना ही नहीं गया, और ड्राफ्ट क्यों नहीं माना, ये कह दिया कि ये भारत की, ये इंडिया की जो कंडीशंस हैं उसमें फिट नहीं है, बात खत्म। अपने नए आदमियों को लेके आए इंग्लिश। तो 1871 में सर स्टीफेन और सर स्टीफेन के बाद में
सर जेम्स फिट्ज, इन्होंने एक नया ड्राफ्ट बनाया और वो नया ड्राफ्ट था, तैयार हुआ 1872 में, जिसको इंडिया के गवर्नर जनरल ने 15 मार्च को लागू कर दिया। तो मतलब पहले जो रूल्स फ्रेम थे 1885 में, उसको नहीं माना। 1986 में सर हेनरी समनर की जो ड्राफ्ट था उसको फेंक दिया गया और ये कह दिया गया ये लागू नहीं होता आज की परिस्थितियों में। इसके बाद फिर अपने आदमियों को लाया गया। तो सर स्टीफेन और सर जेम्स फिट्ज, इन दोनों ने इसको तैयार किया और ये गवर्नर जनरल के सामने पेश किया। और 15 मार्च 1872 डेट का कुछ हो सकता है पर ईयर फिक्स है, वो ये पारित हो गया। अब इसको पारित करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्ट जो था वो ये था कि इंग्लिश कोर्ट में, कजियात कोर्ट में या हिंदुओं की कोर्ट में जो मनुस्मृति चलती थी, उनमें जो लचीलापन था, जो ढील पोल थी, उसको दूर करना था। और जो एविडेंस लेने और एविडेंस कोर्ट में पेश करने का तरीका था, उस पद्धति को भी बदला, है ना। क्योंकि पूर्व में जो जजमेंट थे एक ही मैटर पे थे। मान लीजिए मर्डर पे तो बंगाल, मद्रास और उड़ीसा कोर्ट के अलग फाइंडिंग आती है, मर्डर के केस में तो कजियात कोर्ट की अलग आती है, तो हिंदू कोर्ट की अलग आती है। तो इन सबको दूर करना था ताकि एक यूनिफाइड हो जाए लो, और जो फाइंडिंग्स आए वो जो फाइंडिंग्स है अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट हो। दूसरा, जिस डिस्प्यूटेड इशू पे, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों न्यायालय पे लागू है, डिस्प्यूटेड इशू जो कोर्ट के सामने पेंडिंग है, उस पर जो जजमेंट देते समय कोर्ट की जो फाइंडिंग होती थी वो सोलली बेस होती थी, एविडेंस एक्ट पे बेस होना जरूरी थी, है ना। जो साक्ष्य में ये भी स्पष्ट करना होता था कि ये साक्ष्य में ग्रहण किए जा सकते हैं या साक्ष्य में ग्रहण नहीं किए जा सकते। और इस न्यायालय को ये स्वतंत्रता नहीं थी कि मुझे ये एविडेंस पसंद आ रही है मैंने ले ली, अरे ये एविडेंस है कि उसको फंसा रही है मैंने छोड़ दी। बोले नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए आपको मानना ही पड़ेगा, है ना। ये इसके मूल प्रिंसिपल थे, इसका सिद्धांत था, इसको बनाने का कारण था। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस एक्ट, अब ये अपन आ गए टॉपिक पे। अपन ने भी इतिहास देखा, उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं जिस पर कि सिविल जजमेंट जो भी डिसीजन है वो बेस रहते हैं। अब क्या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस एक्ट कि कोर्ट में जो इश्यूज हैं सिविल में, मान लो 5 इश्यूज हैं, इश्यूज बने सिविल डिस्प्यूट में, या चार्ज में हमने मर्डर लगा दिया 302, 201, 120B एग्जाम्पल। तो इन केसेस में जो एविडेंस पेश कोर्ट में की जाती, वो एविडेंस ऐसी होनी चाहिए कि जिन इश्यूज पे कोर्ट को डिसीजन देना है वहां तक सीमित रहें। समझ रहे आप कि जो एविडेंस जिस डिस्प्यूटेड इशू पे, सिविल और क्रिमिनल,
कोर्ट को फाइंडिंग देनी है, जजमेंट देना है, वो वहीं तक एविडेंस सीमित रहे। सेकंड, हियर से एविडेंस एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इंडियन कोर्ट में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। पर इंग्लिश लॉ में क्या है, एक झूठ तो सब झूठ। एक बार झूठ बोला तो उसकी कितनी भी अच्छी एविडेंस दी हो, रिकॉर्ड पर हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो झूठा ही होगा। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है, अपने अपने इंडियन कोर्ट में ऐसा नहीं है। इसके एक्सेप्शंस भी हैं कि टोटली हेयर से एविडेंस है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा, सभी मामलों में सर्वोत्तम एविडेंस, मतलब सबसे अच्छी साक्ष्य वो कोर्ट के सामने आनी चाहिए। प्राइमरी एविडेंस है सिविल मैटर में तो डॉक्यूमेंट है, सेकेंडरी एविडेंस है तो प्रूफ करनी होगी, या ऐसी एविडेंस है जो देख रहा है कि 50 साल से जमीन पे खेती कर रहा है, वो दी जा सकती है। मर्डर केस है, मान लीजिए मर गया, घर पे आके हत्या की, तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके अड़ोसी पड़ोसी, ये सब सर्वश्रेष्ठ साक्षी हैं। मान लो उसको चाकू मार दिया और वो बच गया, 307 हो गया, तो भले ही सारे गवाह हॉस्टाइल हो जाएं, पर इंजर्ड की एविडेंस, डॉक्टर की एविडेंस, आयोग की एविडेंस, ये तीनों साक्ष्य में माने जाएंगे, उस पे से कन्विक्शन हो सकता है। अब मैं आता हूं हियर से एविडेंस। इसके प्रिंसिपल में कि उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन इतनी रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की है कि अगर वो हियर से है और उसने जो साक्ष्य में न्यायालय में बताया है, कथन दिए हैं, उसमें कोई ऐसी चीज मिलती है जो कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के रूप में यूज की जा सकती है, तो उसको यूज किया जा सकता है। अब हमारे यहाँ क्या स्थिति है कि जब ये 1872 एविडेंस एक देश में लग गया, हिंदुस्तान में लग गया आजादी के पहले, फिर भी कोर्टों की मनमानी थी। ये स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस इंड्री और किंग्स एम्परर वर्सेस टुनलैंड 1923 पेज 75, रंगून 759, सॉरी, स्टेट वर्सेस पंजाब वर्सेस इंड्री, और सेकंड ये केस है किंग्स एम्परर वर्सेस टुनलैंग 1923 रंगून पेज 759। इसमें यह फाइंडिंग दे दी कि कोर्ट अपनी फाइंडिंग देने के लिए इंग्लिश लॉ का भी सहारा ले सकता है, जबकि एविडेंस मना करता है कि ये तो अपने आप में कोडिफाइड कंप्लीट एक्ट है, तो आप इंग्लिश लॉ में क्यों जाएंगे। और दूसरा ये था, इसके लिए 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, एच अडवाणी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसका साइटेशन है एच अडवाणी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1971, सुप्रीम कोर्ट पेज 1971। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि क्रिमिनल कोर्ट को ये आजादी हम नहीं दे सकते हैं कि वो अपने मनमाने मनमाना एविडेंस एक्ट का अर्थ मतलब निकाले और इंग्लिश लॉ को विचार करने लगे। उनका ना केवल ये कोर्ट बाउंड है तो केवल एविडेंस एक्ट से बाउंड है। फिर आगे उन्होंने स्पष्ट किया है, किसी भी जज को ये डिस्क्रिशन नहीं दिया हमने कि वो अपनी मर्जी के अनुसार जो उसे एविडेंस अच्छी लग रही है ले ली, जो एविडेंस अच्छी नहीं लग रही है उसे छोड़ दिया, जिस एविडेंस पर सजा हो सकती है उसकी ओर देखा नहीं। तो बोले ये नहीं चलेगा, आपको ये एच अडवाणी के केस में आपको एविडेंस एक्ट की जो
सीमा है उसमें आप बंधे हुए, है ना। या फिर कोर्ट ऐसे किसी लॉ को एक्सेप्ट कर ले जो एविडेंस, जो साक्ष्य में गिरा ही नहीं है, पुराने जमाने के अपनी मनमर्जी करने लगे, वो भी नहीं। तीसरा जो इन्होंने प्रिंसिपल इसमें दिया कि एविडेंस एक्ट का हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही होगा कोर्ट को। कोर्ट अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, अपने डिस्क्रिशन का गलत उपयोग अपनी मनमानी करने में नहीं कर सकता, उसको एविडेंस एक्ट को मानना ही होगा। और कोर्ट को चौथा ये, फोर्थ ये कि उसको कोर्ट को ये भी डिस्क्रिशन नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो किसी भी एविडेंस को कमजोर कर दे जो ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए ये एच अडवाणी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1971 पेज 1979, इसको आप देखिएगा। इसी से रिलेटेड है श्रीश चंद वर्सेस रखल नंदा 1940 पेज 43, और इसी को ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने LR में, है ना, बताया है, पेज है 794। तो क्या है कि इसमें कोर्ट को बांध दिया कि आप अपनी मर्जी से अपना इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, जो साक्ष्य मुझे अच्छी लग रही है मैंने ले ली, जो साक्ष्य मुझे अच्छी नहीं लगी मैंने नहीं ली। अब मेरी मर्जी में किसे लूं और किसे नहीं लूं, या एक अपनी ही एक कानून बना दें, ये बांधा गया है। दूसरा इसमें केस है एम्परर वर्सेस प्रभु इलाहाबाद हाई कोर्ट, पेज 843। तो केशव जी यहां तक समझ में आया आप सभी? कोई अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे कंप्लीट होने के बाद। नो डाउट सो फार। हाँ, अब मैं आपको आगे बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है, मैं किसी सेक्शन पे नहीं हूं। सेक्शन 1, 2, 3 अपन देखेंगे, तो 3 को मेरा कंप्लीट करने में कम से कम 1 वीक लगेगा, है ना। तो अब ये जो है एविडेंस एक्ट, सिविल कोर्ट को बांध दिया, जजेस के डिस्क्रिशन पर ब्रेक लगा दिया, हेयर से एविडेंस को रोक दिया, है ना। अब मान लीजिए कोई आई विटनेस है जो हॉस्टाइल होते हैं कोर्ट में, अब क्या किया जाए? है तो आई विटनेस, उसने बोला भी बिल्कुल सही, लेकिन अब इन परिस्थिति में क्या होगा? तो अपना सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई विटनेस, आई विटनेस है या इंजर्ड है या कंप्लेनेंट है, वो बाद में हॉस्टाइल होता है डर की वजह से, पैसे लेके, किन्हीं कारणों से, तो उसने जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड दिए उसमें से इतना पीस ऑफ एविडेंस कोर्ट जजमेंट देते समय यूज कर सकता है जो कि अपराधी को, एक्यूज को, उस पर जो चार्ज है उससे जोड़ रहा। अब एविडेंस किस पे लागू नहीं होता? अब आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, मैंने तो की नहीं है, लेकिन मेरे सामने ऐसा हुआ है। 39(1)(2) की एप्लीकेशन हुई, 39(3) की एप्लीकेशन हुई, या अदर एप्लीकेशन हुई, दैट इज ऑल आर सपोर्टेड बाय द एविडेंस एफिडेविट। उन पर एफिडेविट पे जो पक्षकार ने अपनी तरफ से पेश किए हैं, वो उस पर एविडेंस एक्ट कोई प्रभाव नहीं मानेगा। कोर्ट की कहीं भी ड्यूटी बाउंड नहीं है कि जो एविडेंस एफिडेविट में लिखा है उसको एक्सेप्ट करे। ठीक, आगे क्लियर करूंगा। दूसरा ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में भी लागू नहीं होता, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर बेस होती हैं, ना कि एविडेंस एक्ट पे। ठीक, और एफिडेविट पे जो भी दिए जाते हैं आप लोग पेश करते हो, बेल एप्लीकेशन में भी, हाई कोर्ट में भी लगाते हो, नीचे भी लगाते हो, सिविल मैटर्स में भी लगाते हो। आप लोग ज्यादा बेटर नोट्स की कहाँ कहाँ आप लोग लगाते हो।
वो क्यों एडमिसिबल नहीं है, उस पर एविडेंस एक्ट क्यों लागू नहीं होगी, इसका बड़ा क्रिस्टल क्लियर रीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि ये जो एफिडेविट पार्टीज पेश करती हैं, है ना, उनके खंडन में अपोजिट पार्टी पेश करती है या कंप्लेनेंट है वो बेल को अपोज कर रही है और एफिडेविट फाइल कर दिया, प्लेंटिफ ने इंजंक्शन एप्लीकेशन में सपोर्ट कर दिया एफिडेविट से 10 लोगों के गांव के, डिफेंडेंट ने रिप्लाई दिया, उसने 15 लोगों के एफिडेविट लगा दिए। ये एडमिसिबल नहीं है। कारण है कि एफिडेविट में जो भी लिखा है, वो जो पार्टी है, पक्षकार हैं, क्रिमिनल में हो सिविल में हो, उनके व्यक्तिगत नॉलेज की बात है ये, और ये इसलिए एडमिसिबल नहीं है। ये सीपीसी के ऑर्डर 19 रूल 1 एंड 2 3 से सिविल मैटर में पेश किए गए शपथ पत्र लागू होते हैं। क्रिमिनल केसेस में सेक्शन 297 के ऐसे गवर्न होते हैं। अब तीसरी बात यह कि जो आप लोग डिक्लेरेशन करते हो, घोषणा, वो एफिडेविट की जो आप डिक्लेरेशन करते हो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आप जो डिक्लेरेशन कर रहे हो कोई एडवोकेट को तो मालूम नहीं, ये पार्टी जो बता रही है, पार्टी जो बोल रही है, उसी को आप डिक्लेरेशन में दे देते हैं, है ना। अब तीसरा होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में भी ये एविडेंस लागू नहीं होती, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता, तो एविडेंस एक्ट कहाँ लागू नहीं होता? एफिडेविट्स पर जो पक्षकार कोर्ट में पेश करें, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में, है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में लागू नहीं होता। अब इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यह बताना जा रहा हूं कि कोर्ट मार्शल, नेवी एक्ट के तहत बने कोर्ट, एयरफोर्स एक्ट के तहत बने कोर्ट, उनमें एविडेंस एक्ट लागू होता है। परंतु यहां भी एक लोचा है कि सेना के तीनों अंगों के ये कोर्ट हैं जिनमें कोर्ट उन पर लागू है, लेकिन अब सेना ने कोई नए रूल्स फ्रेम कर दिए, और वो जो नए रूल्स फ्रेम किए उनके तहत उन्होंने कोई एक नया कोड एस्टेब्लिश कर दिया, न्यायालय बना दिया। तो जो नए रूल्स के तहत फ्रेम किया गया है कोड, उस पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट बिल्कुल लागू नहीं होगा। ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, बनाने की क्या उद्देश्य था, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, और कहाँ कहाँ ये लागू होता है, कहाँ कहाँ लागू नहीं होता। साथ ही इसने कोर्ट को, जजेस को भी बुरी तरीके से बांध दिया है कि वो अपने डिस्क्रिशन का मनमाना प्रयोग नहीं करेंगे। वो जो एविडेंस है उसके दायरे से बाहर निकल ही नहीं सकते। जैसे हम लोग आपस में जजेस बोलते हैं कि कानून एविडेंस की भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, इसको नहीं तोड़ सकते, या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इज द लक्ष्मण रेखा। तो लक्ष्मण रेखा को हम लोग नहीं तोड़ सकते। वो जो लक्ष्मण रेखा है हमारी कानून की। तो आज बहुत छोटा लेक्चर था। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया मेरे से, मैं अगर जहाँ तक पॉसिबल होगा जवाब दूंगा, नहीं पॉसिबल होगा नेक्स्ट मीटिंग में जवाब दूंगा, पर रिप्लाई जरूर करूंगा। इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव एक्चुअली एस्पेक्ट ऑफ एविडेंस एक्ट जो आज आपने शेयर किया है, क्योंकि शायद कॉलेजेस में भी जो हमें पढ़ाया गया है तो सीधे हम तो बेयर एक्ट से ही शुरुआत करते हैं। मगर सर कुछ जैसे कुछ टेक्निकल किस्म की जो प्रैक्टिकल जो दुनिया में जो एप्लीकेशंस हैं उसके रिस्पेक्ट में आई थिंक सर ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं इस वक्त आए हैं मेरे पास। तो एक सर ये था कि पुलिस के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है? जीरो, जीरो।
कोई वैल्यू नहीं, वैल्यूलेस। इसके पीछे कारण है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो भी रहता है वो टोटली ऑन द प्रोसिक्यूशन रहता है क्रिमिनल केस में। पर सिविल केस में क्या होता है, जो आदमी ये कहता है कि मैं इस लैंड का ओनर हूं, ये मेरी लैंड है, ये मेरी लैंड है, मैं इसका ओनर हूं, और ये डिफेंडेंट ये कहता है कि मैं ओनर हूं, तो अब सवाल ये है कि ओनर है कौन? तो जहां तक प्लेंटिफ का सवाल है, उसे ये प्रूव करना होगा कि वो ओनर है, और डिफेंडेंट है। अगर वो ये कह देता है कि ये ओनर तो है प्लेंटिफ, लेकिन मैं इसे 30 साल से काफी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ ओनर्स डिफेंडेंट पे हो जाता है कि यू हैव टू प्रूव कि कैसे आप 30 साल से कब्जे में हैं। पर क्रिमिनल केसेस में मोस्टली ये कोर्ट के ऊपर होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका एक एक्सेप्शन भी है, 430B डॉबरी डेथ। जी सर। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा एक्यूज है, उसको हमने दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया। तो यह पुलिस को आपको देने का सवाल है, पुलिस को तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और यही आगे सेक्शन 25, 26, 27 एविडेंस एक्ट, इसको भी हमें देखना बहुत बारीकी से। सेक्शन 3 to 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इनके ऊपर पूरा क्रिमिनल केस रहता है। Question. I do have a question. जी पूछिए। या शर्मा जी से मेरा सबसे पहला सवाल तो ये था, whether this Indian Evidence Act now whether it is implemented and applied in state of Jammu and Kashmir. Yes, of course. After the 370 and 35A जब से एबोलिश हुई है, जब से लागू है। So it has a retrospective effect or prospective effect. ये रेट्रोस्पेक्टिव रहता है इसका इफेक्ट, ये पीछे से भी लागू होता है। आप ये नहीं कह सकते कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है सर, ये संतोष जी की तरफ से आया है। ये बोलते हैं कि रिसेंटली कोर्ट हैज अलाउड एफिडेविट इन 138 चेक बाउंस केसेस, डज इट हेल्प? हाँ, वो लॉ में उसने चेंज किया है कि एफिडेविट पे एविडेंस, आप एविडेंस का एफिडेविट दे दो। उसका रीजन है लाखों केस पेंडिंग है, कहां तक जजमेंट होगा, कहां तक एविडेंस लेगा, तो पुराना है, दे देते हैं। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन का जो राइट है वो एक्यूज का खत्म नहीं होता है। Absolutely correct. फॉर यू। दिस इज एन इनिशिएटिव जहां पर जो कि जितने हमारी फैकल्टी है, जितने सीनियर्स हैं हमारे, they are going out of their way to ensure that we are able to get some knowledge, derivatives of the knowledge which they have and which they are willing to share. So on this note, sir, I thank you so much. I thank everyone who is participating today, and we look forward to seeing you. Along with that, we'll see you in the next class, and we'll continue that. We'll continue this from over there, but for a new topic. That is a discussion on fundamental rights. Right. So we will see you then, and thank you so much.